नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। यूक्रेन पर रूसी हमले की चोट दुनिया कई तरह से सह रही है। ताजा मामला यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस की ओर से हो रही बमबारी का है। बीते 3 दिन में रूस ने लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के ब्लैक सी से लगे बंदरगाहों पर इस बमबारी की वजह से 60,000 टन अनाज बर्बाद हो चुका है। इसके पहले रूस ने खुद को इस समझौते से अलग किया कि वो यूक्रेन को इन बंदरगाहों से निर्यात के लिए सुरक्षित रास्ता देता रहेगा। यूक्रेन वो देश है जो दुनिया भर से अनाज का बड़ा निर्यातक है। इसका असर दुनिया भर के अनाज बाजारों पर पड़ेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के लिए यह खबर इसलिए भी खास अहमियत रखती है कि बीते दिनों में भारत में अनाज और खाद्य पदार्थों की महंगाई चर्चा में रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की कीमतों में खासा उछाल आया। बीते साल भारतीय बाजारों में गेहूं के दाम तेजी से बढ़े। इस साल गेहूं के बाजार में स्थिरता है। बीते 3 दिन में गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 से 11% तक बढ़ गए। अभी भारतीय बाजारों पर इसका असर नहीं दिखा है। दरअसल इस बीच भारतीय खाद्य निगम ने चावल गेहूं के दाम नियंत्रित रखने पर खास ध्यान दिया। खुले बाजार में चावल गेहूं के स्टॉक उतारे। सस्ती दरों पर चना भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर भी कई मोर्चों पर चुनौतियां और चिंता बनी रहीं। बीते 1 साल में चावल की खुदरा कीमत 11.5% बढ़ी है। बीते 1 महीने में ही चावल की खुदरा कीमत 3% तक बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे उम्मीद है कि चावल निर्यातक घरेलू बाजार में चावल निकालेंगे और दाम गिरेंगे। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, यूक्रेन के बंदरगाहों पर तेज हुए रूस के हमले, वहां से खाद्य निर्यात हुआ ठप। क्या इसकी वजह से भारत में खुदरा महंगाई पर पड़ेगा असर? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। फिलहाल हमारे साथ हैं एनसी सक्सेना, पूर्व सचिव हैं योजना आयोग के, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फूड कमिश्नर भी रह चुके हैं। सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि नॉन बासमती वाइट राइस पर जो रोक लगाई गई है, उसकी मेन वजह या मुख्य वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए, हमारे भारतवर्ष में जो सरकारी गोदामों में खाद्यान्न रखा हुआ है, वो उसमें काफी कमी आ गई। 2 साल पहले 9 करोड़ टन खाद्यान्न, चावल और गेहूं मिला के था। अब घटते घटते वो 5.5 करोड़ टन ही रह गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बाहरी देशों में ये अनुमान है कि धान का उत्पादन गिरेगा या बढ़ेगा नहीं, और काफी डिमांड होगी। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए अगर हम एक्सपोर्ट अलाउ कर देंगे तो हमारे भारतवर्ष में जो अवेलेबिलिटी है, वो उपलब्धता जो है वो कम हो सकती है। तो ये सोचकर कि हमारे खाद्यान्न का जो स्टॉक है वो कुछ कम है, और पीडीएस में और जो बाकी हमारी जरूरत के लिए हमको चाहिए वो पूरी नहीं हो पाएगी, वो इसलिए लिया गया है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यद्यपि हमारे जो आंकड़े दिखाते हैं प्रोडक्शन के, वो दिखाते हैं कि फूड ग्रेन का उत्पादन इस साल 22-23 में करीब करीब 32 करोड़ टन हुआ है। लेकिन ट्रेड के जो आंकड़े हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि इसमें एग्जेजरेशन है, इतना है नहीं, इसमें कम से कम 2-3 करोड़ टन कम हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए और ये देखते हुए कि गरीबी की जो गिरने की गति है उसमें कमी आई है, और अभी भी नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 16% व्यक्ति गरीब हैं। और हमने पहले 10 किलो हम अनाज देते थे पीडीएस के थ्रू, उसको घटा के 5 किलो कर दिया है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं तो समझता हूँ कि अच्छा निर्णय लिया गया है, और हमें तो चाहिए कि हम एक्सपोर्ट बासमती करें, लेकिन जो ब्रोकन राइस है उसको हम इंपोर्ट कर लें, जिससे इडली बन सकती है, जिससे गरीब लोगों के घर में खिचड़ी बन सकती है। तो ब्रोकन राइस बहुत सस्ता मिलता है, थाईलैंड से, बर्मा से, इन कंट्रीज से ब्रोकन राइस को इंपोर्ट करें, जिससे कि राइस की जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में मार्केट में बनी रहे।
पर ये जो मैं प्रतिबंध समझता लगा, हूँ कि सही मिलाकर अच्छा डिसीजन। जी, जो ये, प्रतिबंध लगाया गया है, इस फैसले का असर आप जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो चावल के निर्यात से जुड़े हुए हैं या चावल सीधे किसानों से उठाते हैं, या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर किसान हैं, उन पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए, किसान, ये बात सही है कि हमें कंज्यूमर्स का और किसानों का दोनों का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, और दोनों के इंटरेस्ट में एक विरोधाभास भी है। किसान चाहेंगे कि मार्केट रेट अधिक से अधिक हो, और कंज्यूमर चाहेंगे कि मार्केट रेट कम से कम हो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम मार्केट रेट को बनाए रखने के लिए किसानों से जो हमारा एमएसपी पे हम खरीदते हैं उस पर ध्यान दें। क्या कारण है कि एमएसपी जो हम खरीदते हैं उसमें कमी आ गई है। पहले हम 60 मिलियन टन या 6 करोड़ टन खरीदते थे किसानों से, वो घट के 55 5.5 करोड़ टन रह गया है। तो एमएसपी पे अगर हम ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे, ऐसे जो हमारे राज्य हैं जैसे बिहार है, जहां पर कि एमएसपी में खरीद कम होती है और जहां मार्केट रेट गिरी हुई है, तो पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पूरर स्टेट्स की। बिहार हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, उड़ीसा है, बंगाल है। यहाँ पर हम एमएसपी बढ़ाएं जिससे कि किसानों का भी फायदा हो, हमारे गोदामों में गल्ला मौजूद रहे, और हम पीडीएस को स्ट्रेंथन करें। ये देखें, पीडीएस में जो पहले से अच्छा, पीडीएस में जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी कम हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत से राज्य हैं, यूपी है, जी, बिहार है, जहां पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। पर सक्सेना जी, ये बताइए कि जो एफसीआई ने हाल के दिनों में जो अनाज के स्टॉक रिलीज किए हैं, इसका आप किस तरह से असर देख रहे हैं कीमतों पर? क्या कीमतें काबू में आएंगी इस स्टेप से? जी, एफसीआई ने जो चावल रिलीज किया है उसका थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये देखते हुए कि पहले हम 10 किलो, दो स्कीम चल रही थी, लेकिन पिछले 7 8 महीने से हमने एक स्कीम बंद कर दी है। तो ये जरूर है कि सरकार 5 किलो जो देती है पर यूनिट वो फ्री दे रही है। आप फ्री ना भी दें, आप 3 रुपए कर दें, 2 रुपए कर दें, 5 रुपए तक कर दें, तो 5 रुपए भी अगर आप प्रति किलो बेचेंगे राशन दुकान से, लोग ले लेंगे। लेकिन क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी कम हो गई है, 10 से 5 किलो हो गई है, जबकि एक महीने में एक यूनिट पर कम से कम 10 12 किलो अनाज खर्चा होता है। तो हमें पूरी क्वांटिटी गरीबों को नहीं मिल रही है, उन्हें अपना आधा खरीदना पड़ता है बाजार से। तो बाजार की कीमत अगर बढ़ेगी तो इसका इसका असर होगा गरीबों पर, और गरीबी बढ़ने की आशंका है। तो अब यूक्रेन की बात, सक्सेना जी, जो हाल के दिनों में रूस ने अब यूक्रेन की ग्रैनरीज हैं या जो उसके स्टॉक हैं अनाजों के, उस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्या इससे ग्लोबली गेहूं की कीमतों में भी एक बार फिर असर देखने को मिलेगा? आने वाले महीनों में यह आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं के और चावल के दोनों के दाम बढ़ने का आशंका है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो स्टॉक हैं वो कम ना हो और स्टेबिलिटी प्राइसेस की बनी रहे। और हमारा जो प्राइस राइज है फूड ग्रेन का, वो 7% पर एनम है, वो थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करने की आवश्यकता है। कम से कम इसको घटाकर 3% 4% अगर हम कर सकें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। जो आम दर्शक सक्सेना जी हमें देख रहे हैं, उनको किस तरह से आप आश्वस्त कर पाएंगे? क्या देश में जो फूड ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो पर्याप्त है इस वक्त देश में? जी, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो मिनिमम स्टॉक होना चाहिए फूड ग्रेन का, उससे हमारे पास अधिक है। लेकिन फिर भी पिछले वर्षों को देखते हुए, जब हम 9 करोड़ टन तक हमारा स्टॉक पहुंच गया था, वो घट के अब 5.5 करोड़ टन रह गया है। ये जरूर है कि 4 करोड़ टन मिनिमम होना चाहिए, अधिक है। तो इसलिए हमें मार्केट को और गरीबों को एक सिक्योरिटी देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ताकि एक जो डर की भावना होती है और पैनिक होता है, उससे दाम भी बढ़ सकते हैं, वो ना हो। और पीडीएस की जो अगर क्वांटिटी बढ़ा ना सकें, तो कम से कम ये इंश्योर करें कि हर जगह पर, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे अन्य राज्य हो, जिन्हें शिकायत है कि उन्हें पीडीएस का पूरा कोटा नहीं प्राप्त हो रहा है,
वो सही नहीं है। पूरा पूरा कोटा में देना चाहिए और कोशिश करें कि अगर हम इंपोर्ट कर सकें थोड़ा बहुत ब्रोकन राइस, तो ब्रोकन राइस को भी अगर हम पीडीएस के थ्रू देंगे तो गरीबों को बहुत फायदा होगा। जी। एक इसी से जुड़ा सवाल है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम है जो देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रही है, उस पर किसी तरह का असर नहीं होने वाला? जी, उसका असर तो देखिए कम हो गया है ना। पहले 10 किलो प्रति यूनिट मिलता था, अब करके हमने 5 किलो प्रति यूनिट कर दिया है। तो 80 करोड़ जनता को तो मिल रहा है, लेकिन वो 5 किलो काफी नहीं होता। एक एक यूनिट के लिए महीने में 10 से 12 किलो अनाज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो तो हम उनको भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये नहीं है कि हम गरीबों की पूरी जरूरत को पीडीएस से पूरा कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। सिर्फ आधा या आधे से भी कम पूरा कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसको मार्केट प्राइस बढ़े नहीं, नहीं तो इसका असर गरीबों को पड़ेगा और एक प्राइस स्पाइरल बन जाएगा, हर चीज का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल ये कि जो भारी बारिश हुई है इधर उत्तर भारत में, बाढ़ का असर भी हमने देखा, क्या ये खरीफ की फसल पर इसके आने वाले दिनों में हम किसी तरह का इम्पैक्ट देखेंगे? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अगस्त में सितंबर में क्या मानसून का हिसाब किताब रहता है, कहाँ कितनी फ्लडिंग होती है। और रेनफॉल जो है वो रेगुलर होना चाहिए, ना कि एक दिन 2 इंच पानी बरस गया फिर 20 दिन तक पानी नहीं बरसा। वो ठीक नहीं है खेती के लिए। खेती के लिए चाहिए कि हल्का हल्का पानी बरसे, काफी दिनों तक बरसे। तो हम जो हमारी खरीफ की फसल होगी, वो अभी तो आशंका ये है कि कहीं कहीं पर बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा क्या प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा अभी कहना मुश्किल है। 1 महीना और इंतजार कर लें तब हम कह सकेंगे, लेकिन हमारा स्टॉक अभी काफी है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सच का मीटर। और सच की पड़ताल में आज हमने पूछा है, यूक्रेन के बंदरगाहों पर तेज हुए रूस के हमले, वहां से खाद्य निर्यात हुआ ठप। क्या इसकी वजह से भारत में खुदरा महंगाई पर पड़ेगा असर? हमारे पास जो जवाब आए हैं उनमें 68% लोगों का कहना है कि हाँ पड़ेगा असर, जबकि 27% का जवाब है नहीं, और 5% की कोई राय नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।